क्लास 11th हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह। हर किसी की दादी की भांति मेरी दादी भी बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष से जब से मैंने उसे देखा था वह बूढ़ी व झुर्रियों से भरी थी। लोग कहते थे कि कभी वो युग थी, वो सुंदर थी और उनका पति भी था, परंतु इस पर विश्वास आना कठिन था। मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। उसने पगड़ी बांध रखी थी और ढीले कपड़े पहन रखे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकतर भाग ढक रखा था और वह कम से कम 100 वर्ष का दिखाई देता था। वह ऐसा ना लगता था कि उनकी पत्नी व बच्चे हो, वह तो ऐसा लगता था जिनके केवल बहुत से पोते पोतियों हो। जहाँ तक मेरी दादाजी के जवान व सुंदर होने की बात थी, यह विचार पूर्ण रूप से गणनात्मक तथा वह हमें बताया करती थी कि बचपन में वह क्या खेल खेला करती थी। इसके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक लगता था और हम उसे ऐसा ही मानते थे जैसे धर्म गुरुओं के बारे में कथाएं में वह हमें सुनाया करती थी। वह सदा से नाटी मोटी थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ फैली हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। हमें विश्वास था कि जब से हमने उसे देखा था वह सदा ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी ना हो सकती थी और 20 साल से उसी आयु पर रुक गई थी। वह कभी खूबसूरत ना हो सकी होगी, परंतु वह सुंदर थी। वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनने पर घर में लंगड़ा कर चलती थी। अपने कुबड़ का संतुलन करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरी हाथ से माला फेरती रहती थी। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर और उनके होठ लगातार चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। जहाँ वह सुंदर थी वह शीतकाल में पहाड़ी भूदर्श के समान थी। स्वच्छ सफेद शांत फैला क्षेत्र जिसके शांति व संतोष का वातावरण था। मेरे दादी और मैं मित्र थे। जब मेरे पिताजी नगर में रहने के लिए चले गए तो वह मुझे उनके पास छोड़ गए और हम सदा साथ रहते थे। वह मुझे सवेरे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो अपनी प्रार्थना नीरस ढंग से गाती थी, इस आशा से कि सुनकर मुझे भी फायदा हो जाए। मैं सुन तो इसलिए लेता था कि मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था, परंतु मैंने याद करने की परवाह ना की। बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। फिर एक मक्खन व शक्कर लगी रोटी, बासी रोटी का नाश्ता खाकर हम स्कूल जाते थे। अपने साथ वह गांव के कुत्ते के लिए कई चपातियाँ ले जाती थी। मेरी दादी सदा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ लगा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता था। जिस समय बच्चे बरामदे में दोनों और मिलकर वर्णमाला या प्रार्थना गाकर बोलते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें का पाठ पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो चुका था तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। जो चपातियाँ हम उनके पास डालते थे उनके लिए लपटे गुर्राते हमारे पीछे पीछे आते थे। जब मेरे माँ बाप नगर में आराम से बस गए थे तो उन्होंने हमें बुला लिया। यहाँ हमारा मित्रता में मोड़ आ गया। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी मेरे साथ स्कूल न जाती थी। मैं अंग्रेजी स्कूल में बस में जाता था। गली में कुत्ते न थे और उसने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों वर्ष व्यतीत होते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे। कुछ समय तक तो वह मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। जब मैं लौटता तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया।
मैं उसे अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान की बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी का गोल होने की बातें बताया करता था। इससे वह दुखी हो जाती थी। वह मेरे पाठों में सहायता ना कर सकती थी। जो बातें वह मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे उन पर उसे विश्वास ना होता था और उसे इस बात पर दुख होता था ईश्वर व धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा। वह बहुत परेशान हो गई। उनके अनुसार संगीत अशोभनीय चीज़ों से है। यह भिखारियों व वेश्याओं का एक अधिकार है और भले लोगों ने इसका कोई सरोकार नहीं है। वह बोली तो कुछ नहीं, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ नाराज़गी था। उनके पश्चात वह मुझे कभी कभार बोलती थी। वह मुझसे कभी कभार बोलती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे अलग कमरा मिल गया। हमारी साझी कड़ी टूट गई। मेरी दादी जी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वह किसी से बात करने के लिए चरखा ना छोड़ती। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी भजन गाती रहती थी। तीसरे पहर ही वह थोड़ा आराम करने के लिए चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे पर से उठती थी। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियों उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी और चींचीकर पागल बना देती थी। कुछ आकर उनके कंधे पर बैठ जाती थी और कुछ टांगों पर, कुछ तो सिर पर भी बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती रहती थी और कभी कभी उन्हें भगाती ना थी। यह दिन भर में सबसे खुशी का समय होता था। जब मैंने आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी जी बेचैन हो जाएगी। मुझे 5 वर्ष के लिए जाना था और उनकी आयु में कोई विश्वास से कुछ कह नहीं सकता, परंतु मेरी दादी जी को तो विश्वास था। वह भावुक भी ना हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, परंतु वो ना कुछ बोली और ना कोई भावना प्रकट की। उनके होठ प्रार्थना करते हिलते रहे। उनका मन प्रार्थना में मगन था। उनकी अंगुलियों अपनी माला फेरने में लगे थे। चुपचाप उनके मेरा माथा चूमा और जब मैं चला गया तो मैंने उस अंतिम मूल्यवान निशानी मानकर उसे मन में संभाले रखा। परंतु ऐसा ना हुआ। 5 वर्ष के पश्चात मैं घर लौटा और वह मुझे स्टेशन पर लेने आई। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी प्रतीत ना होती। अब भी शब्दों के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मैंने उसे प्रार्थना गाते सुना। मेरे लौटने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ व्यतीत हुआ, जिनको उसने पहले से ही अधिक देर तक खिलाती रही और हंसी से फटकराती रही। सायकाल परिवर्तन आ गया। उसने प्रार्थना न की। उसने पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक लेकर गाना आरंभ कर दिया। कई घंटे तक वह उस ढीली ढाली जर्जर ढोलक को पीटती रही और वीरों की घर वापसी की गीत गाती रही। हमें उसे अधिक जोर न मारने से बंद करने के लिए राजी करना पड़ा। जब से मैंने उसे देखा यह पहला अवसर था कि उसने प्रार्थना करनी भूल गई थी। हमने विरोध प्रकट किया, परंतु उसने हमारे विरोध की ओर ध्यान दिया। वह शांत बिस्तर पर लेटी प्रार्थना कर रही थी। वह माला फेर रही थी। अगली रात वह बीमार पड़ गई। ज्वर हल्का था। डॉक्टर ने कहा कि उतर जाएगा, परंतु मेरी दादी जी का विचार भिन्न था। हमने कहा कि मेरा अंत समीप है। वह बोली कि
उसने अपने जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे उसने प्रार्थना करना भूल गई थी। इसके पास बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत न थी। संदेह भी कर सकते थे। उनके होठ हिलना बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव अंगुलियों से गिर जाती। शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम समझ गए कि वह मर चुकी है। रिवाज के अनुसार हमने उसे बिस्तर से उठाया कर फर्श पर लिटा दिया और उनके लाल कफन ओढ़ा दिया। कुछ घंटे मातम मनाने के पश्चात हम उसे छोड़कर आरती का प्रबंध करने चले गए। सायंकाल हम दाह संस्कार के आरती लेकर उसके कमरे में गए। सूर्य छुप रहा था और उनके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। हम आंगन के बीच में ही रुक गए। सारे बरामदे में व उनके कमरे में जहाँ वह कफन में लिपटी कटोर हुई पड़ी थी, हजारों चिड़िया बिखरी बैठी थी, ची ची न कर रही थी। हमें पंछियों पर दया आई और मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई। उसने जैसी मेरी दादी किया करती थी, रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उनके पास फेंक दी। चिड़ियों ने रोटी की ओर कोई ध्यान ना दी। जब हम अपनी दादी का मर्त शरीर लेकर चले, वह चुपचाप उड़ खड़ी। अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये कहानी अपने जो एक लेखक है उनकी खुद की दादी की कहानी है और कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।